देखा होगा आप लोगों ने कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं करी है। तो क्या इस तरीके का कुछ प्रोविजन बीएनएसएस या सीआरपीसी में है कि उस पर कोई लिमिट लगाई जाए कि इन्वेस्टिगेशन कब तक हो सकता है? तो कुछ सर्टेन केसेस में ऐसी लिमिट लगाई गई है। तो पुलिस ऑफिसर्स आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, उनके लिए बहुत काम की है। और जो डिफेंस काउंसिल्स हैं उनके लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि उन्हें भी ये रेमेडी अवेल करनी पड़ सकती है अपने क्लाइंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 9 एंड 10 ऑफ 187 बीएनएसएस। सबसेक्शन 9 हुआ करती थी सीआरपीसी में सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 10 होती थी सबसेक्शन 6 ऑफ 187 बीएनएसएस। तो सबसेक्शन 9 हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज कहती क्या है। कहती है इन एनी केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट एज समन केस। तो सबसे पहली कंडीशन तो हुई सबसेक्शन 9 के लिए कि एक ऐसा केस होना चाहिए, इट मींस एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हो, जो ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट हो। ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट यहां पर नहीं है, ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट हो। और ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट भी दो तरीके के केसेस होते हैं, सम्मन्स केस और वारंट केस। तो यहां पर लिया उन्होंने कि ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट तो हो, वो एज ए सम्मन्स केस हो। तो यहां थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि सम्मन्स केस और वारंट केस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि मार्जिन लाइन पे कंफ्यूजन के, गलती के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल में 173 बीएनएसएस पढ़ाई, जब वो लोग 173 बीएनएसएस पढ़ा रहे थे तो 173 में अमेंडमेंट किया गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रिगार्डिंग। किन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस ऑफिसर्स कर सकते हैं बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर। तो उस चैनल ने बताया, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने कहा कि ये पावर पुलिस के पास केवल और केवल उन ऑफेंसेस के लिए है जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट, प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट 3 से 7 साल के बीच में पड़ती है। एग्जैक्ट वर्ड में बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि 3 से 7 साल के बीच में पड़ती हो। ऐसे ऑफेंसेस में पुलिस के पास पावर है कि बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं और वो चैनल वालों से भी पूछना चाहूंगा, अगर मेरी वीडियो को वो देखें तो प्लीज करेक्ट करिएगा जरूर अपने आप को। मैं ये पूछना चाहूंगा कि उन्होंने बोल तो दिया कि ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सजा 3 साल से 7 साल के बीच में पड़ती है। अब मैं उनसे ये कहूंगा कि क्या इसमें 3 साल वाले ऑफेंसेस इंक्लूड हैं, 7 साल वाले ऑफेंसेस इंक्लूड हैं? कौन सा व्यू है? या दोनों इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 7 भी इंक्लूड है? ऐसे वर्ड्स बोले उन्होंने कि यहां से कुछ भी क्लियर नहीं हुआ रिगार्डिंग 3 एंड 7। उन्होंने बोल दिया इन दोनों के बीच में जितने भी ऑफेंसेस आते हैं उन ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास आई है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वो कर सकता है। अब बीच का मतलब तो ये होता है कि इसमें 3 शामिल नहीं है और 7 शामिल नहीं है, केवल बचा 4, 5 एंड 6। अगर किसी ऑफेंस में 4 इयर्स, 5 इयर्स और 6 इयर्स तक की पनिशमेंट है तो उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है। बट मैं आपको बता देता हूं करेक्ट व्यू जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ। बेयर एक्ट में वर्ड्स यूज हुए हैं फ्रेंड्स, नोट कर लेना आप। ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पनिशमेंट अप टू, ध्यान देना, अप टू 3 इयर्स और मोर है, बट लेस देन 7 ईयर है। ध्यान देना, लेस देन 7 ईयर है। ये वर्ड्स 173 बीएनएसएस में ऐड किए गए हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के रिगार्डिंग। अब इस लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आया कि इसमें 3 शामिल है क्या? यस, 3 शामिल है। अप टू 3 इयर्स 3 शामिल है।
क्या 7 भी शामिल है क्या? नहीं, 7 शामिल नहीं है। उन्होंने कहा अप टू 3 इयर्स वाले ऑफेंसेस या इससे ज्यादा सजा वाले ऑफेंसेस, बट लेस देन 7 इयर्स। वो ऑफेंस कैसा होना चाहिए? 7 साल से कम की सजा वाला होना चाहिए। इट मीन 7 साल यहां पर इंक्लूड नहीं। तो ऐसी गलतियां आपसे ना हो, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सम्मन्स केस और वारंट केस क्या होती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, मैं आपको क्रक्स बता देता हूं, फिर आप पढ़ लेना। सम्मन्स केस ऐसे केस होंगे जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट, जब पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स होगी किसी ऑफेंस में, और वो ऑफेंस अगर रजिस्टर हो गया है तो कहा जाएगा कि वो केस सम्मन्स केस है। अगर कोई केस रजिस्टर हो रखा है और उसमें जो ऑफेंसेस हैं उनमें से अगर किसी भी ऑफेंस में, ध्यान देना, उनमें से किसी भी एक ऑफेंस में अगर पनिशमेंट मोर देन 2 इयर्स है, मोर देन 2 इयर्स कह रहा हूं मैं, 2 इयर्स तो आ जाएगा सम्मन्स केस, और मोर देन 2 इयर्स अगर पनिशमेंट है मींस अप टू 3 ईयर, अप टू 4 ईयर, अप टू 5 ईयर, 6 ईयर, 7 इयर्स एंड सो ऑन, बट इट मस्ट बी मोर देन 2 इयर्स। If it is equal to 2 years, then it is a summon case. If it is more than 2 years, then this case becomes a warrant case. Warrant case. Summons case अगर आप BNSS में पढ़ें तो सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज X पढ़ लीजिएगा, और वहां पे कोई डेफिनेशन खास नहीं दी गई। उन्होंने कहा ऐसे केसेस जो वारंट केसेस नहीं हैं, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि वारंट केसेस क्या होती है। सिंपल कह दिया, जो वारंट केस नहीं होगा वो सम्मन केस होगा। तो वारंट केस बताया गया सेक्शन 2 और उसकी क्लॉज जेड, और वहां यह कह दिया कि अगर ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें डेथ पेनल्टी है, डेथ पनिशमेंट, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट है, या फिर ऐसी इंप्रिजनमेंट विच इज एक्सीडिंग, वर्ड्स यूज हुए वहां पर एक्सीडिंग 2 इयर्स। एक्सीडिंग 2 इयर्स मींस 2 साल से ज्यादा। इट मींस 2 साल यहां पर इंक्लूड नहीं है, 2 साल वारंट केस में इंक्लूड नहीं है। इसलिए आप अपने कंफ्यूजन को निकालिए, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बैठाइए कि जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट 2 साल तक की है, मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल तक की है, वो सम्मन्स केस कहलाएंगे। और जैसे ही पनिशमेंट 2 साल से ऊपर हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, वो केसेस वारंट केसेस कहलाएंगे। तो यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं सब सेक्शन 9, तो वहां पर कंडीशन लगाई गई कि वो केस जो मजिस्ट्रेट साहब द्वारा ट्रायबल हो वो सम्मन्स केस होना चाहिए। इट मींस इस केस में जितनी भी सेक्शंस इन्वोक की गई, जितने भी ऑफेंसेस इन्वोक किए गए हैं, आप देखिए कि उनमें पनिशमेंट कहीं 2 ईयर से ज्यादा तो नहीं है। मैं 2 ईयर इंक्लूड नहीं कर रहा, 2 ईयर से ज्यादा तो नहीं है। इट मींस कहीं 3 इयर्स तो नहीं है, 4 इयर्स, 5 इयर्स, ऐसे ऑफेंसेस तो नहीं है। अगर 2 साल से ज्यादा की पनिशमेंट वाला कोई ऑफेंस नहीं है तो कहा जाएगा कि वो सम्मन केस है। इट मींस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें पनिशमेंट 6 महीने की, जिनमें पनिशमेंट 1 साल की, जिनमें पनिशमेंट 2 साल तक की है, अप टू 6 मंथ, अप टू 1 ईयर, अप टू 2 इयर्स, और इससे ज्यादा की पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स वो यहां नहीं है। तो सबसे पहली बात, सब सेक्शन 9 को अगर आपको पिक्चर में लाना है तो 2 कंडीशन होनी चाहिए कि वो केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट होना चाहिए एंड सम्मन्स केस होना चाहिए। अब मैं ये कहूं कि अगर मान लो किसी केस में पनिशमेंट अप टू 2 इयर्स तो सम्मन्स केस हो गया, बट ट्रायबल बाय सपोज कोर्ट ऑफ सेशन है, तो क्या उस पर सबसेक्शन 9 एप्लीकेबल होगी? नहीं होगी।
बिकॉज दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट एंड सम्मन केस। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो देखिए आगे क्या कंडीशन है, एक तीसरी, इन एनी केस जो ये है, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। ऐसे केस का इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में पूरा हो जाना चाहिए? ये सब सेक्शन 9 क्या कहती है? 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन उठता है कि 6 महीने कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू पुलिस स्टेशन और अदरवाइज? तो इसी सब सेक्शन 9 में बोला गया फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज वाज अरेस्टेड, यानी एक्यूज के अरेस्ट की डेट से 6 महीने स्टार्ट होंगे। अगर एक्यूज की अरेस्ट से 6 महीने पूरे हो गए और ऐसे केस का इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या कंडीशन लगाई? मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? द मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मैजिस्ट्रेट साहब शेल, मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर ड्यूटी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी प्रोविजन, द मैजिस्ट्रेट साहब shall make an order stopping further investigation into the offense। अब 6 महीने के बाद जो आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे इन्वेस्टिगेशन को एक ऑर्डर करके रोक देंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देंगे मैजिस्ट्रेट साहब। क्या यहां पर कोई एक्सेप्शन है कि वो कंटिन्यू हो सकता है 6 महीने के बाद? लिखा है इसी सबसेक्शन में, फिर रोक तो देंगे अनलेस, कब तक? अनलेस द ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फाइज द मैजिस्ट्रेट दैट फॉर स्पेशल रीजंस एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस द कंटिन्यूएशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months इज नेसेसरी। और मजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दो बातें दिखानी होंगी, तभी 6 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूएशन का ऑर्डर हो सकता है। तो पहली बात इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिखानी होगी कि कुछ स्पेशल रीजंस अवेलेबल हैं। ध्यान रखना, वर्ड आपको स्पेशल रीजंस वर्ड यूज करने पड़ेंगे, कोई ऑर्डिनरी रीजन नहीं चलेगा। और साथ में मैंने प्लस लिखा एंड स्पेशल रीजन होने के बावजूद भी ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि जस्टिस तभी हो पाएगा कि जब ये 6 महीने से आगे के पीरियड को आप कंटिन्यू कर दें। ये स्पेशल रीजन रहे जिनके कारण इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में पूरा नहीं कर सका। और अगर 6 महीने से आगे इन्वेस्टिगेशन के पीरियड को कंटिन्यू नहीं किया आपने, तो इनजस्टिस हो जाएगा, विक्टिम के साथ हो जाएगा या किसी और के साथ हो जाएगा, सोसाइटी के साथ हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगा। ये दो बातें दिखाकर मैजिस्ट्रेट साहब को अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया, वर्ड यूज हुआ है मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइज, देन 6 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर हो सकता है। तो ये बात कही सब सेक्शन 9 ने, लेकिन इस सब सेक्शन में कहीं यह नहीं बताया गया कि 6 महीने के बाद जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर हुआ, यह कितने दिन तक चल सकता है। जब टोटल पीरियड, जब मेन पीरियड ही 6 महीने का दिया गया, तो मैं पूछूं अगर आपसे, क्या ये जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का ऑर्डर किया गया है, क्या ये 6 महीने से आगे और 6 महीने हो सकता है? क्या जितना टोटल पीरियड लॉ ने दिया, क्या उतना ही पीरियड मैजिस्ट्रेट साहब एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? या 8 महीने 10 महीने जब कोई लिमिट नहीं लगाई गई, तो फिर क्या मतलब निकलेगा इसका कि कितने दिन तक एक्सटेंशन हो सकता है? वर्ड यूज हुए हैं कि जब तक आप मैजिस्ट्रेट साहब को सेटिस्फाई करते रहेंगे कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एक्सटेंशन जरूरी है और पूरा ना होने के पीछे कुछ स्पेशल रीजंस हैं, तब तक आप एक्सटेंड करते रहिए, कुछ यहां पर लिमिट तो लगा ही नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये ऐसे ऑफेंसेस हैं, सम्मन केसेस हैं, जिनमें पनिशमेंट अप टू 2 years की है, तो मेरा मानना है
कि ये पीरियड, टोटल पीरियड इंक्लूडिंग मेन 6 मंथ्स, ये 2 साल से ऊपर कभी भी नहीं जाना चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन है, आप अपनी ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट करके कि आपकी इंटरप्रिटेशन इस बारे में क्या कहती है। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज हुए कि टाइमिंग कब से काउंट की जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज वाज अरेस्टेड। अगर एक्यूज अरेस्ट हो गया तब तो आप अरेस्ट के दिन से इसकी कंप्यूटेशन कर लेंगे 6 महीने की। अब मैं कहता हूं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया ऐसे केस में जो ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट है और एज ए सम्मन केस है, बट अभी तक अरेस्ट नहीं किया है एक्यूज को। पुलिस बुलाती है एक्यूज को, इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे जाने देती है, अरेस्ट नहीं किया है। तो क्या ऐसे केस में भी 6 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया जाएगा? भाई देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं है, एम्बिग्युइटी नहीं है, तो आपको इंटरप्रिटेशन की परमिशन नहीं मिलेगी। लैंग्वेज क्लियर है, प्लेन है, वो कहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट, और अरेस्ट अभी तक हुआ नहीं, तो भाई सब सेक्शन 9 फिर एप्लीकेबल नहीं। हाँ, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि वेस्ट बंगाल ने क्या किया, इस सब सेक्शन में एक अपना अमेंडमेंट कर लिया और उस अमेंडमेंट में यह लिख दिया कि या तो एक्यूज्ड अरेस्ट हुआ हो, अगर अरेस्ट नहीं हुआ है तो फर्स्ट टाइम जब अपीयर हुआ हो। जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने फर्स्ट टाइम जब एक्यूज अपीयर हो गया हो, चाहे वो अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ, डजंट मैटर, उस दिन से ये टाइम शुरू हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने तो लॉ में अमेंडमेंट करके स्पेसिफिकली लिख दिया गया, तो वेस्ट बंगाल में तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं। तो ये क्लियर है कि अगर अरेस्ट नहीं किया, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया है, तो फिर ये सब सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं होगी और ऐसे केस का इन्वेस्टिगेशन 6 महीने के बाद भी चलता रहेगा। उसमें इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर फिर बाइंडिंग नहीं है, वो नहीं होगा। अब बात आती है कि सपोज इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करने का ऑर्डर हो गया, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? क्योंकि मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि एक केस रजिस्टर हुआ, एक से ज्यादा एक्यूज पर्सन है, इसमें एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, एक पर्सन को अरेस्ट करके बेल पे है सपोज वो, दूसरा एक्यूज पर्सन कस्टडी में है, तीसरे को अभी एप्रीहेंड करना है, उसे ढूंढ रहे हैं, अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, चौथा आइडेंटिफाइड था बट एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहा है, और इस बीच में ये 6 महीने कंप्लीट हो गए। अब 6 महीने कंप्लीट होते ही जो एक्यूज कस्टडी में है या जो एक्यूज बेल पे था, उसने क्या किया, एक मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष एप्लीकेशन लगा दी कि सब सेक्शन 9 ऑफ 187 BNSS के आधार पर आप अब इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दो, ये 6 महीने के आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं चल सकता। तो मजिस्ट्रेट साहब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बुलाएंगे, उससे रीजन पूछेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर पाया तो इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे, क्या ये ऑर्डर उन सब लोगों पर भी एप्लीकेबल होगा जिनके नाम अभी मैंने गिनाए आपको? तो हां, इसके रिगार्डिंग कलकत्ता हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, मैं साइटेशन आपको दे दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बार स्टॉप हो गया तो फिर उस केस में जितने भी एक्यूज हैं, चाहे वो कस्टडी में है चाहे वो बेल पर है, वो सभी के लिए स्टॉप हो गया। दूसरी बात, अगर मान लो कोई एक्यूज आइडेंटिफाई हुआ था या नहीं हुआ था, उसके लिए भी स्टॉप हो गया। कोई एक्यूज पर्सन नोन था या अननोन था, अभी तक कहा था इस केस में कि जी 5 लोग थे, एक का मुझे पता नहीं है, वो अननोन है, तो क्या उन सब के लिए भी स्टॉप हो गया? यस, उन सब के लिए भी स्टॉप हो गया।
अभी कोई पर्सन एप्रीहेंड होना है या एब्सकॉन्ड कर रहा है, उन सब के लिए भी स्टॉप हो गया। इट मींस वंस स्टॉप्ड ऑलवेज स्टॉप। अब 6 महीने के बाद इस केस में इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगा। जब इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए साइटेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे 2 केसेस की साइटेशंस मैंने लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ा अलग हो जाता हूं स्क्रीन से, इनको आप पढ़ के देखेंगे तो वहां पर यही बताया गया कि इनका ये इफेक्ट होगा। अब इससे भी आगे मैं एक इफेक्ट की बात करता हूं कि जो एक्यूज ऑलरेडी कस्टडी में था, बेल पर था, अब इन सब एक्यूज का होगा क्या? इस केस का क्या होगा? देखिए सबसेक्शन 9 में तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन वेस्ट बंगाल की ही अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने अमेंडमेंट करके ये लिख दिया था कि जिस दिन मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का ऑर्डर करेगा उसी दिन एक्यूज को डिस्चार्ज कर देगा। उन्होंने वर्ड यूज किया, एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, चाहे वो बेल बॉन्ड फर्निश करे या ना करे, उसी दिन एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन इसमें कुछ कंट्रेरी व्यू अलग अलग हाई कोर्ट्स के हैं। उन्होंने कहा है कि लॉ कहता है, आप भी देखिए जरा, आप भी लॉ को पढ़िए। उन्होंने कहा लॉ ने कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ। क्या नहीं कंप्लीट हुआ जी? ध्यान देना, वर्ड्स को यूज कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप स्टॉप कर देंगे। मैं ये कहता हूं जैसे ही 6 मंथ हुए, इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट तैयार नहीं की, तो अब क्या होगा? क्या वो ये कह सकता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया है और ये सब सेक्शन कहती है कि 6 महीने के आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, तो ठीक है मैं 6 महीने के आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा, लेकिन चार्जशीट बनाकर मैं कोर्ट में दे दूंगा। और चार्जशीट बनाना और कोर्ट में प्रोड्यूस करना चार्जशीट को, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। तो मैं फिर यहां पर स्टॉप आप कर भी दो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर रहे हैं ना आप, मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। हाँ, चार्जशीट तैयार कर दूंगा और चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर ये बात अलाउ हो जाती है तो क्या कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगी? इस कॉग्निजेंस पर भी कोई बार है क्या इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग? तो देखिए कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग सीआरपीसी की बात करें तो सेक्शन है 468, और अगर बीएनएसएस की बात करें तो सेक्शन है 514। यहां पर बताया गया कि कॉग्निजेंस पर बार होगा सर्टेन सर्कमस्टांसेस में। वो भी सर्कमस्टांसेस में डिस्कस कर लेता हूं। देखिए 468 की बात करें या 514 की बात करें तो उन्होंने बताया कि ये डिपेंड करेगा कि कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट साहब कब तक ले सकते हैं कि उस ऑफेंस में, जो उस केस में ऑफेंसेस लगे हैं, उन ऑफेंसेस में प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट कितनी है। अगर प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट ओनली फाइन है तो 6 मंथ के अंतर्गत ही कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, 6 महीने के बाद कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा। अगर पनिशमेंट सपोज अप टू 1 ईयर है तो कॉग्निजेंस केवल और केवल 1 ईयर तक लिया जा सकता है, उससे आगे कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। और अगर पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स है, अप टू 2 ईयर्स या अप टू 3 ईयर्स है, दोनों के मामले में, तो ऐसी सिचुएशन में कॉग्निजेंस 3 साल तक लिया जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। तो ऐसे मामले में जब पुलिस ऑफिसर ने कहा कि आपने 6 महीने के बाद स्टॉप कर दिया इन्वेस्टिगेशन, कोई बात नहीं, बट मैं इतनी ही एविडेंसेस के आधार पर मैं चार्जशीट तैयार कर देता हूं और चार्जशीट करने के बाद कोर्ट में सबमिट कर दूंगा, जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए उस ऑर्डर की कंप्लायंस होगी, नॉन कंप्लायंस नहीं होगी। और अब देख लेंगे मैजिस्ट्रेट साहब कि इन मैटर्स के आधार पर कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं या नहीं। अगर ये सेक्शन 514 बीएनएसएस बार नहीं करती है मैजिस्ट्रेट साहब को,
तो फिर ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेके ट्रायल शुरू कर सकते हैं, इंक्वायरी और ट्रायल शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सपोज इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर स्टॉप हो गए, अब जितना भी मटेरियल कलेक्ट किया, जितनी भी एविडेंसेस कलेक्ट करी थी, उन्हीं एविडेंसेस के आधार पर चार्जशीट बनती है तो चार्जशीट बना देगा। अगर उन एविडेंसेस के आधार पर चार्जशीट नहीं बनती है तो वो पुलिस ऑफिसर फिर फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा और कोर्ट को बता देगा ठीक है, कोई एविडेंसेस अभी तक नहीं आए, उसके खिलाफ कोई कॉग्निजेंस ही नहीं होगा। जब एविडेंस ही नहीं है रिपोर्ट पे तो कुछ अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग व्यू आए। उन्होंने कहा कि जो 167 सीआरपीसी सेक्शन है, ये केवल और केवल तब तक एप्लीकेबल होती है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा और इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो चुका है क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया है। इसलिए अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता, एक्यूज को डिस्चार्ज ही करना पड़ेगा, एक्यूज को रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन आप 193 बीएनएसएस और सीआरपीसी की बात करें तो 173 बीएनएसएस आप पढ़कर 173 सीआरपीसी आप पढ़कर देखिएगा, उसमें सबसेक्शन 3 है और उसके ओपनिंग वर्ड्स हैं एज सून एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड देन पुलिस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। यहां ये लैंग्वेज भी क्लियर कर देती है कि वो जो पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उन्होंने कह दिया एज सून एज इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड देन पुलिस रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो यहां लैंग्वेज क्लियर कर रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अलग है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद ही प्रिपरेशन होगी चार्जशीट की या जो भी फाइनल रिपोर्ट बनेगी या जो भी पुलिस रिपोर्ट बनेगी। तो इट मींस पुलिस रिपोर्ट का तैयार किया जाना और कोर्ट में सबमिट किया जाना वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं। तो इस इंटरप्रिटेशन के आधार पर भी सपोर्ट मिलता है कि इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर स्टॉप हो गया तब भी अगर एविडेंसेस रिकॉर्ड पे है कि चार्जशीट हो सकती है तो चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए तो कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बताता हूं। हुसैनरा खातून के नाम से ये केस है, बहुत सारे केसेस हुसैनरा खातून ने डाले थे और इस केस की साइटेशन आप नोट कर लीजिए, AIR 1979 SC 1377। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि प्रिपरेशन ऑफ चार्जशीट एंड फाइलिंग बिफोर द कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों इन्वेस्टिगेशन से अलग है। तो इसके आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप किया है कि अब आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, रिपोर्ट बनाने पे या उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने पर रोक नहीं लगाई गई। अब इस बारे में एक बात और लास्ट में मैं बताऊंगा सबसेक्शन 9 के बारे में। देखिए इसमें छूट दी गई है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं बिफोर मैजिस्ट्रेट और वो अपना जो टाइम है आफ्टर 6 मंथ उसको कंटिन्यू करा सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपनी एप्लीकेशन मूव करेंगे बिफोर द मैजिस्ट्रेट, क्या विद इन 6 मंथ करेंगे, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ करेंगे या आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ भी कर सकते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए उठता है कि आफ्टर 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन पर रोक है। आईओ कहता है कि यहां मैंने आफ्टर 6 मंथ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, बट आफ्टर 6 मंथ मैं मजिस्ट्रेट साहब के पास आ गया हूं एप्लीकेशन लेके, मैं टाइम को कंटिन्यू कराना चाहता हूं। देखिए वर्ड यूज हुआ है कि कंटिन्यू करा सकते हैं उस टाइम को, जो 6 मंथ का टाइम है उसे आगे कंटिन्यू करा सकते हैं। वंस ये ब्रेक हो गया अगर बीच में, तब के लिए नहीं है भाई वो एप्लीकेशन। इट मींस पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जो अपनी एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी वो बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ करनी पड़ेगी। चलो मान लेते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बिफोर एक्सपायरी ऑफ
6 मंथ एप्लीकेशन मूव कर दी और वो एप्लीकेशन अभी डिसाइड नहीं हुई। 6 मंथ पास हो गए। अब 6 महीने के एक्सपायर होने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब ने वो एप्लीकेशन डिसाइड की और इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर दिया। तो क्या ये लीगल है? कोई इरेगुलरिटी नहीं। यस, इरेगुलरिटी मानी जाएगी, बिकॉज वर्ड यूज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है, वर्ड यूज हुए हैं कि अनलेस investigating officer satisfies the magistrate by showing a special reason and in the interest of justice, the period of 6 months can be continued. इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर ब्रेक हो गया तो फिर आप रिस्टोर नहीं कर सकते उसको। तो मैजिस्ट्रेट साहब को भी एप्लीकेशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ ही डिसाइड करनी पड़ेगी अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन को फर्दर। अब एक और क्वेश्चन कि अब मैजिस्ट्रेट साहब ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया, तो अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई रेमेडी है क्या? यस है, सब सेक्शन 10 में लिखी गई। देखिए क्या कहती है सब सेक्शन 10। सब सेक्शन 10 में पावर दी गई सेशन जज को कि सेशन जज साहब के पास पावर है कि वो जो स्टॉप करने का ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने किया उसे वेकेट कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे? ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम और अदरवाइज। एक एप्लीकेशन मान लो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सबमिट कर दी जज साहब के सामने, या फिर अदरवाइज। और इस अदरवाइज में सब कुछ शामिल हो सकता है, क्योंकि यहां पर एजसडम जनरस रूल नहीं लगेगा, क्योंकि यहां कोई लिस्ट नहीं बन पाई। अदरवाइज का मतलब उसने ओरल रिक्वेस्ट कर दी जाके, अदरवाइज में मतलब जज साहब ने खुद ही सोमोटो कॉग्निजेंस लिया कि नहीं इस मैटर में तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या कोई और भी तरीका हो सकता है। उन सारे तरीकों पर जज साहब अगर सेटिस्फाइड है, मेन कंडीशन इज कि वो सेटिस्फाइड हैं। और किस बात के लिए सेटिस्फाइड हैं? कि ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन मे बी मेड। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर होना चाहिए और टू बी मेड, ये नेसेसरी है, आवश्यक है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें हो। देन क्या कर सकते हैं? सेशन जज साहब मे वेकेट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड मे डायरेक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो वो मैजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर को वेकेट करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दे सकते हैं। इट मींस मैजिस्ट्रेट साहब के जो स्टॉप करने का ऑर्डर है, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का जो ऑर्डर है, उसकी रेमेडी सेशन जज साहब के पास है। और यही कहती है सब सेक्शन 10। और ये लास्ट सब सेक्शन है 187 बीएनएसएस की। तो इसमें अगर कोई और कॉन्सेप्ट पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, बट आज हम 187 बीएनएसएस को कंप्लीट कर रहे हैं और अब नेक्स्ट वीडियो में 188 बीएनएसएस आप लोग देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफॉर्मेशंस आपको मिली हैं, आपको हेल्प करेंगी ये इंटरप्रिटेशंस प्रैक्टिस के लिए या आंसर लिखने में, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इंटरप्रिटेशंस, ऐसी ही वीडियोस मैं संजीव सिकरवार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।